फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ और मैं डिम्पल राणा आपके लिए लेके आई हूँ आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम सेट 7 स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप सभी ने 1 to 6 सेट को विजिट कर लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को तो उनको देखिए, क्योंकि आपको मिलेगा कि जैसे जैसे सेट नंबर बढ़ रहा है उसी तरह से मैं क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा रही हूँ और हर चैप्टर से हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ, जिससे कि आप साइंस में 40 अबव मार्क्स लेके आ सके और अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। एग्जाम टाइम तक आपके पास होंगे अप्रोक्स 500 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर और आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। लेकिन इसके लिए आपको इन वीडियोस को पूरा देखना होगा और साथ ही क्वेश्चंस की अगर गलत आ रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस करनी होगी, कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और अपना स्कोर शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर को जरूर बताएं, जिससे ये क्लियर हो कि अब आपका स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं आज के 20 क्वेश्चंस। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। यहाँ पर आपको एक कथन दिया गया है और उसका एक कारण भी दिया गया है। आपको बताना है कि कथन और कारण क्या ठीक हैं, गलत हैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो पहले आपको असर्शन पढ़ना है। फॉर सोइंग सीड्स आर स्कैटर्ड बाय सीड ड्रिल। जब हमें सीड्स को सो करना होता है, मींस बीजारोपण करना होता है, जमीन में हमें सीड्स को लगाना होता है, तो हम करते हैं बीजारोपण जिसे कहते हैं। तो बेसिकली जब बीजों को लगाया जाता है तो उन्हें हम सीड ड्रिल मशीन से भी स्कैटर्ड कर सकते हैं। सीड ड्रिल मशीन आपकी आजकल आती है जो क्या करती है, जमीन को प्लोइंग करते हुए चलती है और सीड्स को स्कैटर्ड करती है बिल्कुल एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस के साथ, जिससे कि आपके सीड्स का क्राउडिंग ना हो और न्यूट्रिएंट्स की अनअवेलेबिलिटी वहां पर ना हो जाए, सबको प्रॉपर वहां पर न्यूट्रिएंट मिल सके। तो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस के साथ ये करते हुए चलती है। साथ ही देखते हैं रीजन क्या है। सोइंग ऑफ सीड इज डन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो अगर आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का थोड़ा भी आइडिया है तो आपको पता है सबसे पहले क्रॉप लगाने से पहले व्हाट हैव टू वी विल डू प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को हमें प्रिपेयर करना होता है और मिट्टी प्रिपेयर का मतलब है हम उसकी क्या करते हैं, या तो टिल कह सकते हैं या प्लोइंग कहते हैं, जिससे कि जितने भी वीड्स या कोई भी वाइल्ड ग्रास वहां पर है या टॉप सॉइल बिल्कुल टाइट हुई है वो लूज हो जाए और जितने भी हार्मफुल प्लांट्स हैं वो उखड़ जाएं। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, उसके बाद बीजों को लगाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग, फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, फिर इरिगेशन करते हैं, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स करते हैं, फिर हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर स्टोरेज करते हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम क्या कर देते हैं, सीड्स को लगा देते हैं। रीजन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर असर्शन तो सही है कि सीड ड्रिल से आप सोइंग सीड कर सकते हैं, बट रीजन इनकरेक्ट है। रीजन इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या जा रहा है, सी। आई होप आपका ये बिल्कुल ठीक रहा होगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना 20 में से स्कोर जरूर बताएं कितना आपका स्कोर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और बच्चों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आपको प्रॉपर वीडियोस मिलने वाली है हमारे चैनल पर, जिसमें हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं और एवरी ईयर हमारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आपको बाद में रिग्रेट ना हो, उससे पहले ही आप यहाँ से तैयारी करके जाए। तो इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं है ग्लोबल वार्मिंग का। बच्चों जब भी आपसे इनकरेक्ट या नॉट पूछा जाता है तो उसको हाईलाइट कर लिया करें, क्योंकि ऑप्शन देखते ही हम भूल जाते हैं कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हैं, जब हमारे अर्थ पर टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होता है तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑफ अवर अर्थ टेम्परेचर, और ये होता क्यों है, यू नो दैट ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना जो एटमॉस्फेयर से हीट रेज को वापस नहीं जाने देती, ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो एक तो इसमें
एवरेज राइज ऑफ सरफेस टेम्परेचर होता ही है, और अगर आपके ग्लोबल वार्मिंग होगा तो पोल्स पर मेल्टिंग ऑफ स्नो आइस होना ही होना है, और मेल्टिंग ऑफ आइस होगी तो क्या होगा, जो आपके सी लेवल है उनके लेवल बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज पे लोगों को दिक्कत होगी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग होने से सॉइल इरोजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉइल इरोजन के लिए थंडर स्टॉर्म और ये सब रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्लड रेस्पॉन्सिबल होती है, बट ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दिया हुआ है, ऑर्गेनिज्म लाइक रेड्स लॉकस्ट दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप आर कॉल्ड पेस्ट। यस, जो ऑर्गेनिज्म हमारी फसल को डैमेज कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, जैसे चूहे खा जाते हैं, लोकस्ट उनमें लग जाता है, तो उन्हें पेस्ट कहा जाता है। और इन्हीं पेस्ट को किल करने के लिए हम केमिकल स्प्रे करते हैं, जो केमिकल आम भाषा में पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। बेसिकली जैसे वीडीसाइड्स होते हैं, फंजीसाइड्स होते हैं, ऐसे ही पेस्टिसाइड होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म बेसिकली इनको किल करते हैं वो पेस्ट कहलाते हैं, और पेस्ट को किल करने के लिए केमिकल स्प्रे किया जाता है, जो कि हमारा पेस्ट को किल करता है, जो हम बताते हैं कि पेस्टिसाइड है। तो बिल्कुल करेक्ट है दोनों चीजें। तो असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है, और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की, कि कोई भी क्या है, पेस्ट आ गया तो उसको किल करने के लिए केमिकल चाहिए, और पेस्ट को हम लोरैट और लोकस्ट को पेस्ट बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। Why do people visit national park in well protected vehicles? वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने देखा है जब भी आप जंगल सफारी करने जाते हैं तो आपको एक बिल्कुल प्रोटेक्टेड जीप में ले जाया जाता है, फ्रीली घूमने नहीं दिया जाता। प्रॉपर टाइमिंग्स होते हैं, प्रॉपर जीप में आपको पैक करके ले जाया जाता है, जिसको आप जंगल सफारी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है नेशनल पार्क और सेंचुरीज में? एनिमल मूव फ्रीली इनसाइड अ नेशनल पार्क, दे आर वेल बिल्ट रोड टू एंजॉय द राइड इन डिफरेंट व्हीकल, द टूरिस्ट आर लेजी टू वॉक। तो यहाँ पर एक सेंसिबल रीजन क्या आ रहा है कि एनिमल्स को पूरी छूट होती है उनके नेचुरल हैबिटेट में घूमने की, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, तो वहां पर एनिमल्स फ्रीली घूम रहे हैं और आप पर वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो एक व्हीकल्स होते हैं जिनमें आपको वेल प्रोटेक्टेड एरिया से ले जाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑप्शन ए। आई होप अभी तक आपके सारे आंसर ठीक होंगे। चलिए देखते हैं एक और असर्शन रीजन का क्वेश्चन। बच्चों ऐसे क्वेश्चन अब ऑल इंडिया सैनिक और आरएमएस दोनों ही पिक करने लगे हैं, जहां पर आपको चैप्टर का पूरा जिस्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं। तो देखते हैं असर्शन क्या कहता है। मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। मिल्क से जो दही बनता है, दूध का दही, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। कर्ड कंटेन, रीजन क्या है, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। यहाँ पर बोला गया है कि जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड होती है वो लैक्टोबैसिलस की वजह से होती है, और यहाँ इन्होंने बता दिया कि एक बैक्टीरिया से होता है। तो यू नो दैट अवर मिल्क कंटेन अ कार्बोहाइड्रेट दैट इज लैक्टोज शुगर। तो आपको पता है हमारे मिल्क में क्या होती है, लैक्टोज शुगर होती है, जिसमें अगर आप थोड़ा सा दही डाल देते हैं तो आफ्टर 3 और 4 आवर्स तो आपका जो मिल्क है वो सैटिंग हो जाता है, पूरा सैटिंग ऑफ कर्ड हो जाती है। तो ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू अ बैक्टीरिया दैट इज नोन एज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो रीजन यहाँ पर असर्शन बिल्कुल सही बताया, अगर यहाँ फंगस बोल देते तो असर्शन गलत हो जाता, लेकिन रीजन असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, और साथ में बैक्टीरिया का नाम भी बिल्कुल करेक्ट आया है। तो क्या आंसर जाता है, असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ज्योमेट्री स्कूल के साथ फॉर 2024 एग्जामिनेशन, तो हमारा ज्योमेट्री स्कूल जो कि बागपत में है उत्तर प्रदेश में, उसका हॉस्टल बैच स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट सेशन के लिए। एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर आप एनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो जल्दी से एक बार हॉस्टल को विजिट करें। वहां पर विजिट करने पर आप एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करें, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन की जो करंट पोजीशन है वो पता चल सके, और आपकी क्लासेस 1 मार्च जैसे ही हमारे इस ईयर के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, इंटरव्यूज क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तो यहाँ पर नेक्स्ट सेशन की क्लासेस 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन बच्चों एनरोलमेंट स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, 100 सीट्स ही अवेलेबल होती है हमारे पास, क्योंकि हम मोस्टली बच्चों का सिलेक्शन चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा सके, इसीलिए हम 100 सीट्स यहाँ पर रखते हैं। तो अगर आप अपनी सीट रिजर्व कराना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7088827111।
इस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप आने से पहले एक बार सारी डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या चार्जेस हैं, क्या क्लासेस के टाइमिंग्स हैं, क्योंकि 1 मार्च से प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके ब्रदर या सिस्टर हैं जो भी लाइक ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, आरएमएस हो गया आपका, विद्या ज्ञान है, आरके मिशन है, नवोदय है मींस जेएनवी, तो अगर आप किसी भी स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइक आरआईएमसी है, तो इन सब के एडमिशन तो 6th और 9th में होते हैं, आरआईएमसी का 8th में होता है, 2 टाइम्स आपका एग्जाम होता है जून एंड दिसंबर में। तो आप किसी भी कोर्स की तैयारी हमारे हॉस्टल बैच के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री हमारा एक डिफेंस एकेडमी है जहां पर हम डिफेंस स्कूल की तैयारी कराते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट द बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड, यू नो दैट कि हमारा अर्थ क्या है, एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर है जिसमें वो ऐसे और ऐसी सारी बायोटिक एबायोटिक चीजें प्रेजेंट है जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है, और वही कंप्लीट क्या कहलाता है आपका बायोस्फेयर। कैसे, अगर आप देखेंगे हमारा बायोस्फेयर तो इसमें एटमॉस्फेयर भी है, ऑल अराउंड द ब्लैंकेट ऑफ एयर, साथ ही यहाँ पर लिथोस्फेयर है जितना भी हमारी अर्थ पर लैंड पोर्शन है, और साथ ही आपका हाइड्रोस्फेयर है जितना आपका वाटर पोर्शन है। तो लिथोस्फेयर इज देयर, एटमॉस्फेयर इज देयर, हाइड्रोस्फेयर इज देयर, और इट इज कंप्लीटली नॉन एज बायोस्फेयर। तो ये क्या कहलाता है, जो पूरी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, दैट इज नोन एज बायोस्फेयर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन, यू नो दैट फ्रिक्शन एक फोर्स है। ये क्वेश्चन मैं आपको हर बार देती हूँ फ्रिक्शन का, क्योंकि बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। दैट अपोज द मोशन, तो आपको पता है जब आपकी कार क्या होती है, रेस्ट पोजीशन पर खड़ी होती है, तो उसको उसको क्या एक फ्रिक्शन फोर्स ने रोक के रखा है, और उसको स्टार्ट करने के लिए आपको पता है आपको उसको एक्सिलरेट करना होता है, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होता है। तो जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसने उसको रोक के रखा है वो सबसे ज्यादा होता है, और अगर आप थोड़े से इंक्लाइन पाथ पर चले जाते हैं, स्लाइड कर रहे होते हैं, तो वो उससे थोड़ा कम होता है। और इसी तरह आपका फ्लूइड, लेकिन सबसे कम जो फ्रिक्शन होता है लाइक रोलिंग, अगर एक व्हील किसी माउंटेन से गिर रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स बहुत ही कम होता है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन पर, जैसे आपने देखा आपकी वॉशिंग मशीन होती है, जब आप घर चेंज कर रहे होते हैं या कहीं भी आप सेटल हो रहे होते हैं, आप अपनी वॉशिंग मशीन को एक जगह से दूसरी जगह इजिली प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उस पर व्हील्स हैं जो कि रोल डाउन है, वो इजीली क्या हो जाते हैं, रोल हो जाते हैं, क्योंकि उन पे लगने वाला कम है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे स्मॉलर होता है। साथ ही अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो उसके नीचे व्हील्स नहीं होते, तो उसको आगे मूव करने के लिए आप उस पर कोई भी लुब्रिकेंट ऐड करते हैं, या आप डिटर्जेंट डालते हैं, थोड़ा सा नीचे ऑयल डालते हैं जिससे कि वो अच्छे से फिसल सके। तो रोलिंग फ्रिक्शन किससे स्मॉल होता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन आपके तीनों फ्रिक्शन से स्मॉल होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असर्शन का क्वेश्चन है, लॉजिंग इज नॉट गुड फॉर द प्लांट्स, रीजन क्या है, अल्टीमेटली, दिस इज अल्टीमेटली रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड कॉज फॉलिंग डाउन ऑफ द प्लांट्स। तो देखिए जरा, पहले तो लॉजिंग पता होना चाहिए। बेसिकली ड्यू टू द हैवी रेन और ड्यू टू द हैवी स्ट्रॉन्ग विंड्स द फॉलिंग डाउन ऑफ योर क्रॉप्स, आपने देखा है जब आपकी क्रॉप्स बड़ी हो जाती हैं और उनके ऊपर सीड्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी ग्रेन की बात करते हैं, जैसे कि आपका सीरियल हो गया है, कोई भी व्हीट देख लेते हैं, या पैडी कोई भी, तो जब क्या होता है इस तरीके से जब ये बड़े हो जाते हैं और ड्यू टू द हैवी रेन, इनके ऊपर वेट काफी हो जाता है यहाँ पर और स्टेम वीक होती है, तो हैवी रेन की वजह से ये क्रॉप क्या हो जाती है, इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड हो जाती है, गिर जाती है, और ये सारे सीड जो है मिट्टी की तरफ गिर जाते हैं बेसिकली। तो लॉजिंग जो है गुड नहीं है प्लांट्स के लिए, मींस फॉलिंग डाउन ऑफ क्रॉप गुड नहीं है। अल्टीमेटली ऐसा कब हो जाता है, जब स्ट्रॉन्ग विंड या हैवी रेन आती है तो वो इन्हें एक तरफ गिरा देती है, लाइक आपके हेल स्टॉर्म हो जाता है कभी कभी, तो इस तरीके से ये एक साइड गिर जाते हैं, तो उसे कहते हैं लॉजिंग। तो क्या लॉजिंग गुड नहीं है, और ये होता है किसकी वजह से, एक हैवी वर्षा की वजह से और आंधी तूफान की वजह से, तो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों ही सही है कि लॉजिंग गुड नहीं है क्रॉप्स के लिए, और रीजन क्या है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है, ए है।
ऑन व्हाट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड, आपको पता है फ्रिक्शनल एक फोर्स है जो अपोज करता है मोशन को, तो ये किस पे डिपेंड करता है? अभी हमने रोलिंग का एग्जांपल पढ़ा, स्लाइडिंग का, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? इसका जो फैक्टर्स है वो स्मूथनेस पे भी डिपेंड करेगा कि अगर आपका सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, जैसे आपका बनाना पील होता है, ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली बनाना पील पे आप इजीली फिसल जाते हो क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम लग रहा है। रफनेस की बात करें तो जैसे आपकी टेबल है या बोर्ड है काफी रफ है तो आप उस पर अच्छे से लिख पाते हो क्योंकि आपको एक मोशन मिल गया है, सॉरी एक फोर्स मिल गया है अपोज करने के लिए। इंक्लिनेशन, अगर आपका यहाँ पर कोई भी सरफेस है वो इंक्लाइंड है तो यहाँ पर ये भी डिपेंड करेगा फ्रिक्शन पर, चीजें रुकेंगी नहीं, तेजी से जाएंगी। तो सारी ही फैक्टर्स पर आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक डज अ स्मूथ सरफेस हैव, इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक स्मूथ सरफेस के पास होता है? स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स लेस हो जाता है, मोर हो जाता है, या कभी लेस कभी मोर? तो क्या होता है, जितना ज्यादा सरफेस स्मूथ होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर, अगर आपके पास एक टम्बलर है और उस पर हम ग्रीसिंग कर दें तो उसको होल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हैंड में, क्यों? क्योंकि उसका सरफेस आपने लुब्रिकेंट लगा के बहुत स्मूथ कर दिया और स्मूथ पर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है जिसकी वजह से आप उसे होल्ड नहीं कर पाते, वो हाथ से छूट जाता है। तो यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का बल जो होता है उसकी एसआई यूनिट कौन सी है इनमें से? केजीएम पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकेंड इनवर्स, न्यूटन पर मीटर, या न्यूटन? तो आप जानते हैं फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो किस में डिटरमाइन होता है? न्यूटन्स में, लाइक 15 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स एक्सेट्रा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। Sanctuary is a place where animals are protected in their natural habitat, plants are protected, या office of forest departments are there। तो basically you know that जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होता है, अभी हमने पढ़ा था, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, उसी बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ नेशनल पार्क्स होते हैं और साथ ही नेशनल पार्क में बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया जाता है जिन्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहा जाता है, जो बेसिकली वो एरिया होते हैं जहां पर एनिमल्स को उनके, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इस एरिया में लॉट्स ऑफ एनिमल है तो इसे रिजर्व कर दिया जाता है और ये अपने नेचुरल हैबिटेट में फ्रीली घूम सकते हैं। तो सेंचुरीज क्या होती हैं? वो प्लेस जहां पर एनिमल्स प्रोटेक्टेड होते हैं अपने ही नेचुरल हैबिटेट में। तो ए इज द करेक्ट आंसर और इसी को कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। पहेली इज राइटिंग सम स्टेटमेंट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड हेल्प हर। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इनकरेक्ट को हाईलाइट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है। द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग ऑफ फ्रिक्शन आर स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। यस, जब भी आप रबिंग करते हैं तो जो चार्ज जनरेट होते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं। अगर आप बॉल पॉइंट पेन के रिफिल को रब करेंगे विग्रसली, मतलब बहुत बुरी तरह से किसी भी पॉलिथीन पर, तो उसका जो रिफिल है वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेगा ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हीट। यस, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगी, चार्ज जनरेट हो जाएंगे। जितने भी इंसुलेटर होते हैं जैसे कि ग्लास रोड, प्लास्टिक कोम, सिल्क क्लॉथ, प्लास्टिक स्केल, स्ट्रो, ये हम चार्ज कर सकते हैं वाइल हेल्ड इन हैंड। तो आपको पता है अगर आप इनको हाथ में पकड़ेंगे तो आपके पाम से इनमें चार्जेस जनरेट हो जाएगा। तो ये सारी ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट, इनमें से एक भी इनकरेक्ट नहीं है, सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बताई गई है। बच्चों, अगर आप हॉस्टल में रहकर तैयारी नहीं करना चाहते, घर पर ही पढ़ना चाहते हैं, तो ज्योमेट्री स्कूल के पास एक ऑनलाइन स्टडी किट भी है जिसे आप हमारी वेबसाइट दैट इज www.geometryschool.in से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इस वेबसाइट को विजिट करें, रजिस्टर्ड करें अपने आप को, और यहाँ पर आपको मिलेंगे हमारे सारे वीडियो कोर्सेज, किसी भी कोर्स के लिए, आरएमएस के लिए, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक, इसमें आपको वीडियो कोर्स तो मिलेगा ही, लाइक कोई भी आपका टॉपिक है पर्टिकुलर, उस टॉपिक का वीडियो मिलेगा पहले, वीडियो के नीचे आपको क्विजेस मिलेंगी, इसी तरह पूरा सिलेबस होने पर फिर मिक्स क्विजेस मिलेंगी, मिक्स क्विजेस के बाद आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होंगी, लाइव टेस्ट होंगे जो एग्जाम टाइम पर ओपन किए जाते हैं।
तो यहाँ पर वीडियो कोर्स के साथ साथ एक बेनिफिट और भी है, लाइव क्लासेस। जो बच्चे वीडियो कोर्स से प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं होता, लाइव क्लास लेना चाहते हैं, तो आप अपना डेमो बुक कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही पॉपअप होगा एक यहाँ पर ऐड, जिसमें बुक डेमो बुक का ऑप्शन है, तो आप अपना डेमो बुक कर सकते हैं। और वीडियो कोर्स के साथ आप लाइव क्लासेस भी डेली 2-3 आवर्स की लाइव क्लासेस भी हम देते हैं विद अवर एक्सपर्ट फैकल्टी, लाइक इन इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, साइंस, हिंदी, सोशल स्टडीज। आपको सारी क्लासेस यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके लिए भी आप क्या करें, या तो वेबसाइट को विजिट करें और साथ ही नंबर पर कॉल करें अगर आपको रजिस्ट्रेशन में इश्यू आ रहा है। और यहाँ पर आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि ज्योमेट्री स्कूल के नाम से है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In science quiz competition, Payal is asked question where she had to choose the statement which was incorrect. यहाँ पर पायल से कुछ स्टेटमेंट हैं, उनमें से उसको इनकरेक्ट चूज करना है। तो देखते हैं पहली, अर्थक्वेक अकर एनी टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस, अर्थक्वेक कहीं भी आ सकते हैं। द प्लेट्स ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन। यस, जो हमारे क्रस्ट लेयर में टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो कंटिन्यूअसली फ्लूइड पर मूव कर रही होती है और उन्हीं के कोलिजन से आपके अर्थक्वेक आते हैं। Tremors on the earth can be also by the eruption of the volcanoes. Yes, कभी कभी जब volcano erupt होता है तो भी आपके झटके फील हो सकते हैं आपको। The process of electric discharge cannot occur between clouds and the earth. Incorrect, ये है बच्चों incorrect, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर सम नेचुरल फिनोमिना में आपने पढ़ा होगा, जो यहाँ पर कंडक्शन होता है वो क्लाउड टू क्लाउड भी हो सकता है, साथ ही विद इन अ क्लाउड भी हो सकता है, लाइक पॉजिटिव चार्जेस ऊपर एक्यूमुलेटर, नेगेटिव नीचे, तो इनकी वजह से भी हो सकता है। और ये हमारा क्लाउड के साथ अर्थ की वजह से भी हो सकता है बेसिकली। तो ये तीनों ही कंडीशन में हो सकता है, क्लाउड टू क्लाउड, विद इन द क्लाउड एंड क्लाउड एंड द अर्थ। तो यहाँ पर जो लाइटनिंग प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, वो क्लाउड टू क्लाउड भी होता है, विद इन क्लाउड भी होता है, क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। तो डी यहाँ पर क्या है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये बोल रहे हैं कैन नॉट अकर, कैन नॉट नहीं, हो सकता है विद इन द क्लाउड, बिटवीन द क्लाउड्स एंड अमंग द, बिटवीन द क्लाउड एंड द अर्थ। तो डी यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स मस्ट बी ड्राइड बिफोर स्टोरिंग, एब्सोल्युटली करना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि जब हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं तो पहले उसकी सन ड्राइंग करते हैं, जिससे उसमें जितना भी मॉइस्चर है वो सब पूरी तरह से ड्राई हो जाए और वो मॉइस्चर में आके फंगस ना लगे। राइजोबियम प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट टू फिक्स नाइट्रोजन, मैंने आपको बताया था माइक्रो ऑर्गेनिक्स के क्वेश्चन में कि जो नाइट्रोजन साइकिल होती है उसमें बेसिकली क्या है, जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट नोड्यूल में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो राइजोबियम है, जिसका काम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाना है। All crop plant need transplantation. No, not all the crops need plantation. बेसिकली आपने देखा है जो आपके पैडी होते हैं, धान की क्रॉप होती है, आपका रोज रोज का स्टेम होता है, आप इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें वीट की, तो वीट्स का ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता, उसके तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं, सीड सोइंग करते हैं। तो सभी प्लांट्स में ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है, कुछ को डायरेक्ट भी सो किया जाता है। तो इनडायरेक्ट क्रॉपिंग भी होती है, डायरेक्ट क्रॉपिंग भी होती है। तो सी यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मोस्टली क्रॉप्स और फ्यू ऑफ द क्रॉप्स रिक्वायर नीड ट्रांसप्लांटेशन, नॉट द ऑल क्रॉप्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is or are incorrect about weeding? Weeding आपको पता है, मैंने पहले भी दिया है weeding का क्वेश्चन, that is the removal of unwanted plant। क्या होता है weeding? Removal of unwanted plant। जब हमारी क्रॉप के साथ कुछ unwanted undesirable plant ग्रो कर जाते हैं, जंगली पौधे, जैसे कि अमरैंथस होता है, ये क्या है, ये सब आपके वीड्स है जो जंगली पौधे लग जाते हैं। तो इसमें वीडिंग बताना है। वीडिंग इज बेस्ट डन ड्यूरिंग टिलिंग, एब्सोल्युटली। अगर आपका सॉइल बैरन पड़ा हुआ था तो उस पे वाइल्ड पौधे लगे होते हैं, अगर आप इसकी प्लॉइंग कर दें, टिलिंग कर दें, तो वो रिमूव हो जाएंगे, बिल्कुल। वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स, ये हमें पता ही चल गया। वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग वीड्स, एब्सोल्युटली नॉट। वीड्स को ग्रो नहीं किया जाता, उन्हें हटाया जाता है। वीडिंग यूजुअली मैनुअली भी कर सकते हो और वीडिसाइड, बिल्कुल आप इसे हैंड से भी कर सकते हो से भी कर सकते
सकते हो, हैंड पिकिंग भी की जाती है। साथ ही आप इस पर केमिकल भी स्प्रे कर सकते हो, जैसे कि आपका 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, लेकिन ग्रोइंग नहीं होती। तो सी यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है। ये नेचुरली ग्रो हो जाते हैं, हमें तो इन्हें रिमूव करना है। The animals और लाइव स्टॉक इन एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस इंक्लूड मैनी एक्टिविटी। और जो आपका एनिमल हस्बेंड्री होता है उसमें क्या किया जाता है, जो लाइव स्टॉक है उनकी रियरिंग की जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट एसोसिएटेड विद, इनमें से कौन सा एक्टिविटी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड नहीं है। दे प्रोवाइड देम अप्रोप्रिएट शेल्टर, फूड एंड वाटर फैसिलिटी। यस, उनकी हाइजीन, फूड, इन सब पे ध्यान दिया जाता है एनिमल हस्बेंड्री में, उन्हें हाइजेनिक प्रैक्टिस दी जाती है। प्रोवाइड टाइम टू टाइम मेडिकल फैसिलिटी। यस, अगर आपने पोल्ट्री फार्मिंग किया हुआ है, डेयरी फार्मिंग किया हुआ है, लाइव स्टॉक रियरिंग किया हुआ है, तो आपको उनको मेडिकल फैसिलिटी भी देनी होगी, क्योंकि वो फूड हमें एनिमल प्रोडक्ट मिलेगा तो हमें वो डिजीज लग सकती है। तो ये सारी ही चीजें दी जाती है। तो इनमें से कोई भी इनकरेक्ट या नॉट एसोसिएटेड है। तो नन ऑफ द अबव, सारी ही एसोसिएटेड है विद द एनिमल हस्बेंड्री। तो डी इज द करेक्ट आंसर। देयर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, चूज द इनकरेक्ट वन। यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं टीबी के पेशेंट की, जो कि हमारे लंग्स को अफेक्ट करने वाली एक कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस एयरबोर्न डिजीज है। यस, इसके जो स्पोर्स हैं बैक्टीरिया के, वो कहाँ से फैलते हैं, हवा से फैल सकते हैं, जब हम क्या करते हैं, स्नीज करते हैं, कफ करते हैं। वी शुड अवॉइड स्टैंडिंग व्हेन द पर्सन इज कफ, हमें अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज कॉज्ड बाय लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, बिल्कुल इनकरेक्ट। लैक्टोबैसिलस तो दूध को दही बनाता है, इसका तो जो बैक्टीरिया तो है, इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, नॉट बाय द लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इट इज अकर ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। पहली वांट टू नो द नॉन बेनिफिट अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें से एक बेनिफिट नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो देखते हैं क्या बेनिफिट नहीं है। दे कैन क्रिएट प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन। यस, हम उसमें हेल्प ले सकते हैं, यीस्ट की हेल्प क्या लेते हैं, यीस्ट से ही हम बनाते हैं अपना क्या, फर्मेंटेशन में अल्कोहल। दे कैन क्रिएट रस्ट ऑफ वीट, वो क्या करते हैं, वीट के पौधों में, पत्तियों में जंग लगा देते हैं, जो कि उनका बेनिफिट नहीं है, ये तो नॉन बेनिफिशियल है, डिजीज कोजिंग है। दे आर कोज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। यस, जो हमारे बायोडिग्रेडेबल बैक्टीरियाज होते हैं, जिन्हें हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, वो हमारा क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट है उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। तो इसका जो इनकरेक्ट है या नॉन बेनिफिट है, वो क्या है, वो क्रिएट करते हैं रस्ट ऑफ बैक्टीरिया, सॉरी रस्ट ऑफ वीट। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। पहली वांट टू पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, उनको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो देखते हैं। फुट एंड माउथ डिजीजेस कॉज्ड इन ह्यूमन बाय वायरसेस, वायरस से होती है बेसिकली, बट ह्यूमन में नहीं, कैटल्स में होती है। रस्ट ऑफ व्हीट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, नो इट इज अकर ड्यू टू अ फंगस, तो इट इज अ फंगल डिजीज। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी या ओकरा इज अ फंगल, नो बच्चों, जो मोजेक है, मोजेक तो वायरसेस होते हैं, जैसे टबैको मोजेक वायरस, और जो भिंडी के पत्ते में वेन्स को येलो कर देता है, वो आपका फंगस नहीं है, वायरस है, जिसका नाम क्या है, मोजेक वायरस। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, तो सारी ही स्टेटमेंट क्या थी, इनकरेक्ट थी। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया है, डी। बूजो वांट टू नो द इनकरेक्ट सेंटेंस अबाउट वायरसेस, बूजो इनमें से इनकरेक्ट सेंटेंस निकालना चाहता है, किसके लिए, वायरसेस के लिए। तो देखते हैं वायरसेस के बारे में कुछ पॉइंट, अगर आपको आइडिया है तो जल्दी से पढ़े। वायरसेस हमारे सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यस, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोमीटर से, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, क्योंकि माइक्रोमीटर में इनका साइज होता है, तो इन्हें हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। वायरसेस डू नॉट रेस्पायर, फीड, एक्सक्रीट और मूव। यस, ये खुद से ना तो रेस्पायर करते हैं, ना खुद से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही खुद से मूव कर सकते हैं। इन्हें ये सब करने के लिए होस्ट की बॉडी की जरूरत होती है। वायरसेस कैन रिप्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। यस, वायरसेस बैक्टीरिया सेल में भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं, एनिमल्स को अफेक्ट करने वाले भी होते हैं। और आपने एक बैक्टीरिया का नाम, एक वायरस का नाम सुना होगा, बैक्टीरियोफाजिस। बैक्टीरियोफाजिस आपके वो वायरसेस होते हैं लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, जो किसको अफेक्ट करते हैं, आपके बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया की साइकिल को ये लाइस कर सकते हैं, और इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। तो बेसिकली इनमें
से नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि सारी ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट निकालनी थी। ये स्मॉलेस्ट भी होते हैं, ये खुद से रेस्पायर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनको एक होस्ट बॉडी की जरूरत होती है, और बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हो सकते हैं बैक्टीरियल सेल में भी, और ये बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल को लाइसिस कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल है बैक्टीरियोफाज। तो नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया डी। सो स्टूडेंट, दीज वर योर टूडेज 20 क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो कमेंट करके बताएं, और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इन नंबर पर किसी भी तरह के डाउट के लिए आप कॉल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।